भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले यहां बुलाने के लिए मैं संजय गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बुलाया और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि संजय गुप्ता जी के बुलावे पर आप सब लोग आए। आपकी संस्था फाउंडेशन इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूं। फाउंडेशन इंडिया के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पे उपस्थित जितने हमारे वरिष्ठ जन हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी संख्या में माताएं आई हैं, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहनें भी आई हैं, बेटियां भी बैठी हुई हैं। मैं जब इंटर कर रहा था यहाँ पे तो बेटियों ने मुझे तिलक लगाया और यहाँ मुझे रक्षा भी बांधी। ये कल्चर दुनिया में और कहीं है क्या? है कहीं पे? लेकिन ये कल्चर पहले अफगानिस्तान में था। इतना भव्य कार्यक्रम किया है इसलिए बिजली विभाग को थोड़ा कहीं झटका आया है। फ्री वाली स्कीम यहां पे भी हो गई है, तो फ्री वाले का नतीजा देख लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की अधर्म का नारियों में विश्व का, इसी को राम राज्य कहते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये जो चार वाक्य है ना, इसी को राम राज्य कहते हैं। और इनफैक्ट अगर भारत के संविधान को टोटल समराइज करिए तो भारत का संविधान भी कहता है ये सरकार की ड्यूटी है वो धर्म की जय करे, अधर्म का नाश करे, प्राणियों में सद्भावना करे और विश्व का कल्याण करे। मैं 2 दिन के लिए आया हूं। मैं सोच रहा था फ्लाइट में था कि कहां क्या बोलूंगा, तो मुझे लगा एक काम करते हैं, इन 4 वाक्यों को, क्योंकि मेरे 4 कार्यक्रम होने, इन एक एक वाक्य को एक एक जगह लेते हैं। एक जगह धर्म की जय हो बोलेंगे, एक जगह अधर्म का नाश हो, एक जगह प्राणियों में सद्भावना हो और एक जगह विश्व का कल्याण हो। पहला कार्यक्रम मेरा वृंदावन कॉलेज में था सुबह। वहां विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है, भारत कैसे कर सकता है, वो मैंने वहां पे अपनी बात रख दिया। अब 3 और बचे हुए हैं। धर्म की जय तभी हो सकती है जब अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना तभी हो सकती है जब अधर्म का। तो यानी इस पूरे राम राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का। कैलाश पोद्दार जी शायद नहीं आए हैं, कल 11 बजे से उनका कार्यक्रम है, तो हमने ये तय किया कि पहले धर्म की जय कल बात करेंगे। सबसे पहले आज फाउंडेशन इंडिया के कार्यक्रम में अधर्म का नाश कैसे हो इस पे चर्चा करते हैं। बाकी कल शाम को प्राणियों में सद्भावना हो, वो अंतिम कार्यक्रम होगा कल शाम को 5 बजे। आप लोग आज अभी मुझे आधे 1 घंटे तक अधर्म के नाश पे सुनिए। धर्म की जय और प्राणियों में सद्भावना हम कल 11 बजे और कल शाम को 6 बजे करेंगे। एक देश था पर्शिया। जैसे भारत का नाम हिंदुस्तान है, इसका नाम हिंदुस्तान इसलिए था कि यहां पे 100% हिंदू थे, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहने लग गए, पहले इसको भारत कहते थे। ऐसे एक देश था पर्शिया। मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो देश नहीं है। पिछले 1000 साल में लगभग 50 देश खत्म हो गए। देश खत्म से मतलब जमीन है, लोग वहां रहते हैं, लेकिन वहां की भाषा बदल गई, वहां के त्योहार बदल गए, उन देशों का नाम बदल गया, वहां का रीति रिवाज बदल गया, वहां की प्रथा बदल गई, वहां का खान पान बदल गया, वहां की वेशभूषा बदल गई, सब कुछ बदल गया। पर्शिया में लगभग 5000 के आसपास घुसपैठिए गए
और 100 साल में पर्शिया को उन्होंने ईरान बना दिया। जो आज का ईरान है वो कल का पर्शिया था, जहां 100% पारसी होते थे। जब वो पर्शिया था, बड़ा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बहन बेटियों को समान अधिकार था, बहुत कम कुरीतियां थी, मानव मानव में प्रेम था, ऊंच नीच का भेदभाव कम था। लेकिन जब 100 साल के बाद वो ईरान बना, वहां कम से कम 50 कुरीतियां आ गई। शांत फिर भी नहीं बैठे, फिर आपस में लड़ने लग गए, तो ईरान के 2 टुकड़े हो गए, ईरान और इराक। और आज भी शांत नहीं है, आज भी वहां पे अशांति है। तो जब वो पर्शिया था, शांत समृद्ध खुशहाल था, लेकिन जब देश बदला, कल्चर बदला, भाषा बदली, संस्कृति बदली, सब कुछ बदला, तो वो बदहाल हो गया, फटेहाल हो गया। रोज बम धमाके, अशांति, कोई बिजनेस व्यापार नहीं, कुछ नहीं, केवल AK-47, AK-56, इसी पे वहां का धंधा व्यापार चल रहा है। दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बहन बेटियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं था, माताओं बहनों को समान अधिकार था। लेकिन जब वो कंधार हो गया, अफगानिस्तान बन गया, तो मुझे लगता है अब हमेशा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा है, वहां की माताओं और बहनों को, बेटियों को क्या अधिकार है। अभी तो वो स्कूल भी नहीं जा सकती हैं, नहीं तो आज के 5,500 साल पहले माता गांधारी अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र तीनों में शिक्षित थी। तो जिस गंधार में 5,500 साल पहले माता गांधारी को अस्त्र शस्त्र चलाना आता था और शास्त्र की भी उनको शिक्षा प्राप्त थी, इसका मतलब उस समय बहन बेटियों को स्कूल जाने का अधिकार था। उस अफगानिस्तान में आज की डेट में स्कूल में जाने में, कॉलेज में जाने में गोली मारी जा रही है, फांसी दी जा रही है। पूरी तरीके से बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, घर में कैद हो चुकी है। देखते देखते 100 साल में कुंभा काबुल हो गया। चाणक्य तक्षशिला, जहां से उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी, जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, जहां से पूरी दुनिया के राजकुमार पढ़ने आते थे। हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी थी जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी, तब कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड कुछ नहीं था। पूरी दुनिया में 2 यूनिवर्सिटी थी जहां पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था, वैदिक साइंस पढ़ाया जाता था, बहुत हाई क्लास का रिसर्च सेंटर था। वो एक था तक्षशिला, दूसरा था नालंदा। वो तक्षशिला आज की डेट में रावलपिंडी हो चुका है। रोज बम धमाके हो रहे हैं, बहन बेटियां घर में कैद हैं, स्कूल जाना मना हो चुका है, पूरी तरीके से आतंकवाद के जड़ में आ चुका है। कभी वहां पे भी ऐसे तिलक लगाया जाता था जैसे मुझे बेटी ने भी लगाया, कभी वहां पे ऐसे राखी बांधी जाती जैसे मुझे बेटी ने बांधा। कुंभा, देखते देखते कुंभा काबुल हो गया, तक्षशिला रावलपिंडी हो गया, पर्शिया ईरान हो गया, और बाकी छोड़िए सिंध, कराची, जहां कभी बहन बेटियां स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, सबके अंदर एक समानता की भावना होती थी, नारी तू नारायणी की भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। आज की डेट में क्या है रावलपिंडी में आपको पता है, कराची में क्या पता है, सबको पता है। 2 सोच के अंदर, 2 संस्कृतियों के अंदर संघर्ष आदिकाल से चल रहा है। जब से पृथ्वी बनी है तब से चल रहा है। पता नहीं आप लोगों ने विष्णु पुराण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या धारावाहिक देखा है कि नहीं देखा है। B.R. चोपड़ा साहब ने एक धारावाहिक बनाया था विष्णु पुराण। पहले महाभारत बनाया, महाभारत के बाद विष्णु पुराण बनाया।
अगर आप विष्णु पुराण पढ़िए या विष्णु पुराण धारावाहिक उठा के देखिए तो आपको यह समझ में बात क्लियर हो जाएगी कि आतंकवाद का मूल कारण क्या है, जिहाद का मूल कारण क्या है। आपको यह बात समझ में आएगी कि मणिपुर क्यों जल रहा है। आपको यह बात समझ में आ जाएगी विष्णु पुराण पढ़ने के बाद कि फ्रांस 3 महीने तक क्यों जलता रहा, कश्मीर में आग क्यों लगी, बंगाल आज क्यों जल रहा है, चुनाव के बाद इतनी हिंसा क्यों हुई। दो सोच है, एक सोच है वसुधैव कुटुंबकम, जो ये मानता है, वो सोच के लोग मानते हैं कि भाई समस्त प्राणी मात्र एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है, महिला पुरुष एक समान है, उसमें विश्व बंधुत्व की भावना है। और उसमें तो कुछ लोग केवल मनुष्य मात्र को ही समान नहीं मानते, जीव जंतु को भी समान मानते हैं। एक ऐसी भी सोच है कि नहीं, आत्मा सब में है, जितनी 84 लाख योनियां हैं सब में है। जो हमारे जैन समुदाय के लोग हैं, जो जैन पंथ को मानने वाले हैं, वो तो चींटी को भी मारने में पाप उनको लगता है कि पाप है। पानी को पीने में गर्म करके पीते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कुछ अपनी मान्यता है जैन समाज की। तो जो दो संस्कृतियों के बीच में संघर्ष है, अगर आप आदिकाल से देखें तो पहले भी देवदानों का युद्ध होता था, तो दानव कभी धरना प्रदर्शन नहीं करते थे, वो दौड़ाते थे। देव बैठते थे, बचाओ भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, ऐसे होता था, देखा होगा आपने। कभी आपने दानवों को भगवान के पास जाके पूजा करते देखा, भगवान मुझे बचाओ, मुझे देवता मार रहे हैं? नहीं। त्राईमाम कौन करता था? देव। मानव राक्षस के बीच में भी संघर्ष शुरू हुआ तो यही हो रहा है। राक्षस कहीं नहीं धरना प्रदर्शन करते कि हमको मानव आके मार रहे हैं। मानव कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तो यह संघर्ष पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन इसका समाधान है। क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई दवाई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। मैं बोलता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या भारत में है और अगर वो पूरी दुनिया में है, जैसे कोरोना आया तो मान लेते हैं भाई लाइलाज है, लेकिन 6 महीने बाद लोगों को समझ में नहीं लाइलाज नहीं है, इसका भी इलाज है, और हमारे डॉक्टरों ने वैक्सीन निकाल लिया, 6 महीने के अंदर निकाल लिया। अगर कोई समस्या भारत में है लेकिन चीन में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब वो समस्या लाइलाज नहीं है। इसका मतलब उस समस्या का इलाज है, लेकिन हमारे डॉक्टर उसकी दवा नहीं ढूंढ पा रहे। बड़ी सीधी सी बात। और एक बात ध्यान रखिए, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी क्या ठीक करती है? डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छी बुरी क्या होती है? क्योंकि शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर क्या जाती है? अच्छी दवाई होगी बीमारी ठीक हो जाएगी, घटिया दवाई होगी बीमारी बढ़ेगी। और बीमारी की एक खासियत है, बीमारी जैसे ही हुई आपने अगर दवा दे दिया तो हो सकता है 2 टैबलेट में ही काम हो जाए, लेकिन अगर आपने उस बीमारी को छोड़ा तो याद रखिए, अगर आपने बुखार को छोड़ा तो टाइफाइड हो जाएगा, छोटी सी गांठ को छोड़ा तो कैंसर हो जाएगा। बीमारी जितने जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना कम मेहनत करना पड़ता है, मरीज को उतनी कम समस्या होती है, उतनी कम से कम दवा खाना पड़ता है। जितनी ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा बीमारी का डोज बढ़ाना पड़ेगा,
सेम यही चीज भारत में जो समस्याएं हैं उसका है। मैं संजय जी के यहां चाय पी रहा था तो मैंने ऐसे ही बैठ पूछा क्या विषय लेना है, तो संजय जी ने बोला कि साहब पुलिस रिफॉर्म की बात कर दीजिए, बिटिया ने बोला कि मणिपुर की बात कर दीजिए। तो आपका पर्चा हम पहले से बना के लाए। कहां गए संजय जी? पर्चा बना हुआ है, इनफैक्ट हम यही बोलने के लिए पहले लिखे हुए थे। हम पहले तय कर रखे थे कि यहां पे अधर्म के नाश की बात करेंगे, ये मैंने सोचा हुआ था। मैंने अर्पण जी को भी बताया था, मेरे साथ जब वहां वृंदावन कॉलेज से चले तो हमने कहा अधर्म की नाश की बात आज करेंगे, धर्म की जय वाली कल करेंगे। मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। डिफरेंस क्या है? भारत में किडनैपिंग की सजा है 3 से 7 साल, अमेरिका में किडनैपिंग की सजा है लाइफ और डेथ, या तो आजीवन कारावास या तो फांसी। अगर किडनैपिंग के दौरान मर्डर हो गया, हत्या हो गई तो फांसी, और सिंपल किडनैपिंग किया तो आजीवन कारावास। और अमेरिका ने किया क्या? उन्होंने जितने कानून थे सबको इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने दुनिया के कानूनों से कंपेयर किया। अपना किडनैपिंग वाला, चाइना के किडनैपिंग वाला, सिंगापुर के किडनैपिंग वाला, अपना करप्शन वाला, मतलब उन्होंने ये देखा, टीम बना दिया, बोले भाई काम करो भाई, जितने लॉ एक्सपर्ट हैं वकील जज बैठ जाओ, जितने रिटायर्ड जज हैं बैठ के ये देखो कि किस अपराध में दुनिया में कहां पे मैक्सिमम सजा है, उसकी एक टेबल बनाओ। और उन्होंने एक फेडरल पिनल कोड बनाया जिसमें 123 चैप्टर्स हैं, 123, एक एक अपराध के लिए एक एक चैप्टर बनाया, और 123 अपराध के लिए 123 चैप्टर बना दिया। ये मेरे हाथ में एक ही किताब में बैंकिंग फ्रॉड भी इसी में, घूसखोरी भी इसी में, जमाखोरी भी इसी में, मिलावटखोरी भी इसी में, कालाबाजारी भी इसी में, नशा तस्करी भी इसी में, मानव तस्करी भी इसी में, सोना तस्करी भी इसी में, अलगाववाद भी इसी में, कट्टरवाद भी इसी में, जिहाद भी इसी में, धर्मांतरण भी इसी में, सारा के सारा केवल एक किताब। अब फायदा क्या? सिपाही जो अल्टीमेटली एफआईआर कौन लिखता है? कांस्टेबल, थाने का हवलदार। अब उसके सामने अगर एक किताब है, जैसे ही कोई कंप्लेन लेके आया वो सीधे इसके इंडेक्स में गया, बोले अच्छा क्या क्या दिक्कत हुई, बोले जी ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, हमको चाकू दिखाया, हमको गाली दिया, हमको ये किया, हमको ये किया। उसने चैप्टर वाइज दिखाया था, चाकू दिखाना कौन सा चैप्टर है, गाली देना कौन सा चैप्टर है, धमकी देना कौन सा चैप्टर है, सारा निकाला उसने, फटाफट एफआईआर लिख दिया। हमारे यहां क्या दिक्कत है? घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, नक्सलियों से निपटने का अलग कानून, सोना तस्करी के अलग, आतंकवादियों के लिए अलग, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एनएसए, और आतंकवादी के लिए यूएपीए, ऐसे जो गैंगस्टर टाइप के लिए उनके गैंगस्टर एक्ट। मतलब इतना कानून बना दिया है कि कॉमन मैन तो छोड़िए, कई बार तो हम लोगों को गूगल करके देखना पड़ता है और कोई कानून बचा है क्या, और कोई कानून तो नहीं बचा हुआ है। जजों को भी इतने कानून नहीं पता, रियली बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब ये बताओ, इतना कानूनों का मकड़जाल 50, जिसपे वकील और जज को दिमाग लगाना पड़ता है, वो थाने में बैठा हुआ हवलदार जिसको एफआईआर लिखनी है, वो कहां से इतनी धारा लगा देगा? जस्टिस सिस्टम का जो बेसिक पॉइंट होता है, बेसिक पॉइंट, वो एफआईआर होती है। क्योंकि आप तो कानून नहीं पता, आप तो अपनी समस्या लिख दोगे। मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी यहां रोकी गई, रोकने के बाद ये किया गया, मुझे चाकू दिखाया गया, मुझे धमकी दिया गया, मुझे ये जो भी है। अब आपके प्रत्येक वाक्य में क्या क्या अपराध हुआ है, उस प्रत्येक वाक्य में कौन कौन सी धारा फिट बैठती है, इसको देखना किसका काम? हवलदार का।
हवलदार कौन? 10वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास, चलो ग्रेजुएट। अरे वो ला, कोई लीगल तो उसकी कोई बैकग्राउंड थोड़ी है, वो ला करके थोड़ी आया हुआ है। हम उससे चाहते हैं कि वो बढ़िया से एफआईआर लिख दे, वो लिख ही नहीं सकता। 50 कानूनों का मकड़जाल, अच्छी एफआईआर कैसे लिख देगा? अब एफआईआर नहीं लिखा तो जांच कैसे अच्छी होगी? और जांच भी हो गई तो जब कोर्ट में मुकदमा गया तो कोर्ट में क्या होगा? जब जिरा चालू होगी और इधर से दिग्गज वकील खड़े हो गए डिफेंड करने के लिए, बोले साहब देखो इसने शिकायत में ये लिखा था, धारा ये लगाई गई, बोले ठीक है जी, सबूत के अभाव इनको छोड़ दिया जाता है। ये हो रहा है भारत में, यही हो रहा है भारत में। आज की स्थिति यह हो गई, इस जस्टिस सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होके अच्छे लोग, आप जैसे लोग थाने जाने से डरते हैं, थाने जाने से बचते हैं। आपको लगता है थाने में शिकायत देने से अच्छा है चुपचाप चले जाओ, बेइज्जती बर्दाश्त कर लो, थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन थाने में कंप्लेन नहीं देना। यह स्थिति हो चुकी है। अब ऐसा कोई सांसद विधायक नहीं है जिसके पास आईफोन ना हो, है कोई? सारे आईफोन यूज करते हैं। जहां अपना डेटा सुरक्षित करना है वहां अमेरिका का आईफोन लेते हैं। हमारी कोई कॉल हैक न कर ले, हमारा कोई ईमेल हैक न कर ले, हमारा डेटा कोई हैक न कर ले। तो मोबाइल फोन कहां से लिया? जोर से बोलिए जरा। अमेरिका का। भैया ये फेडरल पिनल कोड मेरे पास है ना, इसको कॉपी पेस्ट मार लो, को किसने रोका हुआ है? अगर इसको हम फेडरल पिनल कोड को इंडियन पिनल कोड बना दे, अमेरिका रॉयल्टी मांगेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अमेरिका वाले रॉयल्टी मांगेंगे क्या? तो जहां अपने आप को सुरक्षित करना है वहां सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन जहां देश को सुरक्षित करना है तो वही 1860 का इंडियन पिनल कोड जिसको मैकाले बना के गया था, जिसमें मात्र 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर हैं। अब जरा सोचिए, भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ और हमारे आईपीसी में केवल 23 चैप्टर। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर। और इतना क्लिस्टर कर डिफाइन किया। हमारे यहां मर्डर की एक धारा 302, रोड रेज हो जाए, गुस्से में मार दिया, हेट क्राइम किया, 50 टुकड़े कर दिए, जैसे भी मारा, धारा कौन सी? 302। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, सारे अलग अलग। मुझे समझ में नहीं आता कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक कानूनों को नहीं बदला जाएगा तब तक क्राइम को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाई बहुत अच्छा हो, उस तरह खराब हो, अच्छा बाल बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। आप जोर से बोलिए, आपकी बात 2 से 3 करोड़ लोग तो जाने वाली है। जोर से बोलिए। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, उसकी कन्नी मौसली खराब हो, दीवार अच्छी बन सकती है क्या? ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, अच्छी यात्रा हो सकती है क्या? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? वैसे शासक बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, राष्ट्रभक्त हो, मेहनती हो, सब कुछ हो, जब तक अगर कानून घटिया हो तो ना घूसखोरी खत्म होगी, ना जमाखोरी खत्म होगी, ना मिलावटखोरी खत्म होगी, ना कालाबाजारी खत्म होगी, ना नशा तस्करी खत्म होगी, ना मानव तस्करी खत्म होगी, ना सोना तस्करी खत्म होगी, ना चंदन तस्करी खत्म होगी, ना अलगाववाद खत्म होगा, ना कट्टरवाद खत्म होगा, ना जिहाद खत्म होगा, ना मजहबी उन्माद खत्म होगा, ना धर्मांतरण खत्म होगा, ना माओवाद नक्सल, कुछ भी खत्म नहीं होगा। याद रखिए। और एक ऐसा कानून ही है जिसकी कोई लागत नहीं है, हर चीज की लागत है। रोड बनाने की लागत है, हाईवे बनाने की लागत है, मॉल बनाने की लागत है, हॉस्पिटल बनाने की लागत है, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत है, एयरपोर्ट बनाने की लागत है, ट्रेन रेलवे लाइन बिछाने की लागत, सब चीज की लागत है। लेकिन जिन जिन चीजों में लागत है, जिन कार्यों में आपके टैक्स का पैसा लगता है, वो सब होता है। लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है वो नहीं होता।